नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के तीसरे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, छायावाद की तरफ। पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा, उसके बाद द्विविध युग और अब हम आते हैं छायावाद की तरफ। छायावाद की समय सीमा की बात करें तो छायावाद का समय सीमा रहा था 1918 से लेकर 1920। इसका जो समय सीमा रहा है, यहां से छायावादी रचनाएं आनी शुरू हो गई थी। अब हम बात करें कि इसका नाम छायावादी क्यों रहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि मुकुटधर पांडे ने इसका नाम छायावाद रखा है। रामचंद्र शुक्ल तो इस छायावाद को इसकी प्रधान प्रवृत्ति आत्माभिव्यंजन शैली, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद के आधार पर इसका जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो कविताएं हैं उसका प्रभाव जो ईसाई संतों के ऊपर, जिसको फेंटे समाटा कहते हैं, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसके आधार पर ही इसका प्रभाव बताते हैं। और रामचंद्र शुक्ल इसको एक चित्र भाषा शैली ही कहते हैं। लेकिन जो छायावाद आया वो अपन कह सकते हैं कि द्विविध युग की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। कैसे? क्योंकि द्विविध युग था, इस द्विविध युग में वस्तुनिष्ठ शैली थी और छायावाद में जो वस्तुनिष्ठ की जगह इसका स्थान ले लिया व्यक्तिनिष्ठ ने। ठीक है। और दूसरी है कि जो यहां पर भाव प्रधान शैली थी, ठीक है, और छायावाद में उसका स्थान ले लिया कल्पना प्रधान शैली ने, यानी कल्पना के ऊपर बहुत आधारित है। और यहाँ पे जो स्थूल था उसका क्षेत्र, छायावाद में वो क्षेत्र सिमटकर सूक्ष्म हो गया, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो छायावाद के द्विविध युग की प्रतिक्रिया स्वरूप ये भाव प्रधान था और ये वर्णन प्रधान भी द्विविध युग में था, जिसका स्थान कल्पना प्रधान ने ले लिया। अब हम छायावाद की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो अलग अलग परिभाषाएं। शुक्ल जी ने छायावाद के अर्थ को दो अर्थों में लिया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, रहस्यवाद मतलब काव्य वस्तु से रिलेटेड है, जिसमें कवि क्या करता है, अज्ञात सत्ता यानी भगवान से अपना संबंध जोड़ देता है। और दूसरा जो इसका संबंध लिया है वो काव्य शैली से लिया है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अनुभूति होती है तो उसी को ही छायावाद नाम दिया है। अब बात करें नगेंद्र की, जो कि एकदम सटीक परिभाषा है। नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। बिल्कुल सटीक परिभाषा नगेंद्र की बैठती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करें, रामविलास शर्मा ने नगेंद्र की बात का थोड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन एक थोथी नैतिकता है, रूढ़िवाद है और सामाजिक बंधनों का एक क्या है, विद्रोह है। ये बात रामविलास शर्मा ने कही। अब हम बात करें महादेव वर्मा ने कहा है कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का एक उद्गीत है, वो महादेव वर्मा ने कहा है। अब छायावाद क्या है? छायावाद जैसे अब उसके अंदर मनुष्य को, उसकी कल्पना को अनंत आकाश में उड़ने का सपना छायावाद देता है। छायावाद उस समय के यथार्थ का चित्रण करते हुए भारत के भावी भविष्य के निर्माण के सपने देखता है। छायावाद लोक मंगल का काव्य है। अब छायावाद के प्रमुख कवि की बात करें तो छायावाद में 4 प्रमुख कवि आते हैं, जिसमें सबसे बड़े कवि है जयशंकर प्रसाद और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत और चौथे हैं महादेवी वर्मा। इन तीनों को छायावाद का ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कहते हैं। और प्रसाद, निराला और पंत को छायावाद की वृद्ध त्रयी कहते हैं, जिसके अंदर ये तीनों बड़े कवि आते हैं। और छायावाद की चतुष्टयी में ये चारों कवि आते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कविताएं करते थे और ब्रज भाषा में कलाधर नाम से कविताएं करते थे। बाद में जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली के अंदर भी कविताएं करने लगे। अब जयशंकर प्रसाद
शैव दर्शन से प्रभावित थे, आनंद के कवि थे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख रचनाओं के नाम है वो है आंसू, झरना, लहर और कामायनी। आंसू एक विरह काव्य है, लहर एक गीति काव्य है, कामायनी इनका एक विशेष और बहुत ही बड़ा एक महाकाव्य है जिसके आधार पर प्रसिद्धि मिली। और कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं। कामायनी के अंदर मनु है जो वन का प्रतीक है, श्रद्धा है जो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा है वो बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी मनुष्य के आंतरिक विकास और बाह्य विकास को देखता है और अंत में उसका समाधान शैववादी दर्शन से वो ढूंढता है। अब हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद ने इस युग में नाटक भी खूब लिखे थे। नाटकों की दृष्टि से अगर बात करें तो प्रसाद युग कहा जा सकता है। और उनके जो नाटक थे जैसे राज्यश्री, करुणालय, प्रायश्चित, जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूर स्वामिनी, ये सब जो नाटक थे उसी समय जयशंकर प्रसाद ने लिखे। अब इस युग में जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी आई, जैसे आंधी है, आकाशदीप है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, छोटी कहानी भी आई, मधुआ है, पुरस्कार है, गुंडा है। ये सब जयशंकर प्रसाद की कहानियां भी उस दौर के अंदर आई। और जयशंकर प्रसाद शैव या आनंदवादी दर्शन से प्रभावित थे। उसके बाद हम बात करें निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको ओज औदात्य विद्रोह का कवि भी कहते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन विषम परिस्थितियों पर लिखा और उनकी रचनाएं भी उसी से रिलेटेड हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं के नाम है अर्चना, आराधना, कुकुरमुदा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते आदि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अब तुलसीदास की जो राम की शक्ति पूजा है वो एक बहुत ही लंबी कविता है। और एक छोटी कर सरोज स्मृति, जो उनकी बेटी सरोज जिसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, उसमें उसके दुख की वेदना उस सरोज स्मृति के अंदर प्रकट की है। और राम की शक्ति पूजा के अंदर उस शक्ति की उपासना की गई है। और तुलसीदास के अंदर लोक मंगल की साधना और जीवन की शाश्वतता के बारे के अंदर बताया गया है। अब तो जो निराला थे, निराला अपने वेदांत दर्शन से यानी कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के दर्शन से निराला बहुत ही प्रभावित थे। और निराला की बहुत बड़ी विशेषता है कि निराला ने अभी तक जो कविताएं थी वो छंद से बंधी हुई थी। निराला ने कविताओं को छंद के बंधन से मुक्ति दिलाई और एक केचुए छंद का परिवर्तन किया, जिसको हम रबड़ छंद भी कहते हैं या मुक्त छंद भी कहते हैं। और बड़ी विशेषता यह कि जो आगे जो आए जितने भी कवि आए निराला के बाद, उन्होंने भी निराला को अपना आदर्श रखा। उसके बाद हम बात करते हैं पंत की, सुमित्रानंद पंत। पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। पंत की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकृति के कोमल अंगों पर और प्रकृति का बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रण किया है सुमित्रानंद पंत ने। पंत का पहला दृष्टिकोण प्रकृति की तरफ था, प्रकृति से फिर मानव सौंदर्य की ओर आए, मानव सौंदर्य से साम्राज्यवाद की ओर आए और फिर उसके बाद अरविंद दर्शन से पंत प्रभावित हुए। तो पंत की जो कविता है, छायावादी कविता है, वो है पल्लव, उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, ये उनकी जो छायावादी रचनाएं हैं। और पल्लव को तो छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहते हैं। उसके बाद जो पंत की जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वो है ग्राम्या, युगांत और युगवाणी, ये उनकी जो बाद की कविताएं हैं। और फिर उन्होंने पंत ने श्रवण किरण, स्वर्ण धूलि और कला और गूढ़ाचार भी कविताएं लिखी। और उसके बाद पंत की कविताएं लोकायतन और
लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद भी आई। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंद पंत को नहीं सॉरी चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। यानी कि जो इनकी जो कविताएं थी छायावादी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, प्रगतिवादी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और अरविंद दर्शन से भी महत्वपूर्ण कविताएं थी। अब हम पंत की बात करें तो पंत ने जो अपना प्रारंभिक ध्यान है प्रकृति की तरफ दिया, प्रकृति के मनोरम दृश्यों का चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से किया। मौन निमंत्रण कविता भी कुछ इसी तरह की है। और दूसरी हम बात करें पंत की तो पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। और महादेव वर्मा की कविता की जो मुख्य लाइन थी प्रसिद्ध, मैं नीर भरे दुख की बदली, बादल उनका प्रिय दीपक और बादल उनका प्रिय प्रतीक था। और महादेव वर्मा की रचनाओं के नाम है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। इन चारों का जो संकलन है वो यामा नाम से जाना जाता है। दीप शिखा, ये इनकी प्रमुख कविताओं के नाम है। महादेव वर्मा का जो प्रेम था, जो विरह था, वो अलौकिक था। इनको आधुनिक काल के मीरा भी कहा जाता है। महादेव वर्मा ने गद्य में भी रचना की, संस्मरण और रेखा चित्र में इनका अच्छा नाम है, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां आदि इनके प्रमुख गद्य रचनाएं है। अब हम बात करें इस छायावाद युग में गद्य के अंदर अगर उपन्यासों में नाम आता है सबसे बड़ा, अगर उपन्यास युग का नाम दिया जाए तो प्रेमचंद युग अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रेमचंद के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान वगैरह, ये उपन्यास भी इसी युग के अंदर आए। जो प्रेमचंद की जो कविताएं हैं, कहानियां भी है, वो भी इसी युग के अंदर काफी आई, जिसमें बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, कजाकी, ईदगाह, ये काफी कविताएं भी इस छायावाद में ही आई। अब हम छायावाद की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है छायावादी काव्य की, आत्म अभिव्यंजन शैली। आत्म अभिव्यंजन शैली, अब इसके अंदर क्या है, मैं यानी खुद की प्रधानता। इन कवियों ने अपने खुद के ऊपर, अपने पारिवारिक परिवेश के ऊपर ज्यादा कविताएं लिखनी और अपने खुद की बातें ज्यादा लिखी। यानी कि इन्होंने व्यक्ति निष्ठा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि चाहे निराला की सरोज स्मृति ले लें या और भी ले लें, इन्होंने व्यक्ति निष्ठा की ओर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी बात है कि यहाँ सौंदर्य निरूपण में ये कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। प्रेम और सौंदर्य को इन्होंने मुख्य रूप से अपने कविताओं के अंदर स्थान दिया। तीसरी बात करें श्रृंगार निरूपण। अब श्रृंगार निरूपण की बात आए कि द्विविध युग में जहाँ श्रृंगार की प्रवृत्ति कम हुई, वहीं छायावाद में श्रृंगार की प्रवृत्ति थोड़ी सी और ज्यादा हुई, और इन कवियों ने अपनी कविताओं में श्रृंगार को भी प्रमुख स्थान दिया। फिर चौथी है नारी भावना। नारी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही उच्च था, आदर्श था। नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा और अपने कविता में इन्होंने उनको विशेष ध्यान दिया। उसके बाद हम प्रकृति चित्रण की बात करें, प्रकृति चित्रण इनका बहुत ही विशेष था। पंत को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है और पंत ने अपनी कविता में प्रकृति को बहुत अच्छा स्थान दिया। फिर रहस्यवादी भावना, यानी कि ये जो अपने निराला है और ये पंत है, इनकी कविता में कई कविताएं रहस्यवादी भावना से व्याप्त हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति इन्होंने प्रेम किया है। और अगली जो इसकी विशेषता है राष्ट्र प्रेम भी इस इनकी कविताओं के अंदर अभिव्यक्ति हुई है। इनकी रचनाओं में जैसे जयसिंह प्रसाद का नाटक है जिसमें अरुणिया मधुमेह देश हमारा, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। और अगली जो बात है भाषागत या शैलीगत विशेषताएं,
खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और मुक्त छंद का प्रवर्तन यहाँ पे शुरू हो गया। लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता आदि बातें इसके अंदर मुख्य रूप से आई है। यानी कि हम संक्षेप रूप में अगर कहें कि मान लो छायावाद मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का स्वानुभूति में रहस्यात्मकता और सूक्ष्म अभिव्यंजना लाक्षणिकताएं और प्रतीकात्मक शैली में जिस काव्य में कही गई है उस काव्य का ही नाम छायावाद कहा जाता है। तो मित्रों ये तो था हमारा छायावाद के बारे में संक्षिप्त बातें। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर आपके बीच एक नए टॉपिक के लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।